तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 17 बीती विभावरी जागरी। तो बीती विभावरी जागरी किसने लिखा देखते हैं। तो ये लिखा जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य मतलब नेचुरल जो ब्यूटी है उस पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। मतलब जो हमारा नेचर है वो एक इंसान की तरह भी बिहेवियर है, ऐसा इन्होंने दिखाया है। इसी तरह की उनकी एक सुंदर कविता है बीती विभावरी जागरी। आप इस कविता के उस रूप से खूब परिचित होंगे जिसमें या जिसे सस्वर गाया जाता है। जी हाँ, कविता के इस रूप को गीत कहते हैं। यह कविता भी एक गीत है। इस पाठ में हम उनकी इसी कविता को पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है, पहला कविता का जो भावार्थ है उसको स्पष्ट कर सकेंगे। कविता में निहित है, जो कविता में है क्या है, सौंदर्य बिंदु, उसका विश्लेषण मतलब उसकी छानबीन कर सकेंगे। काव्यांशों की व्याख्या और सराहना कर सकेंगे। जो उसमें काव्यांश है उसको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसकी तारीफ कर सकेंगे। मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों पर, इंसान जो है और जो हमारा नेचर है उसमें क्या रिलेशन है, पारस्परिक संबंध मतलब एक दूसरे क्या संबंध है, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उस पर सृजनात्मक चिंतन कर उसका उल्लेख करें। मतलब सृजन एक जान डाल के एक अच्छे से हम चिंतन कर सकेंगे, उसका उल्लेख कर सकेंगे। कविता की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे, कमेंट कर सकेंगे। रूपक अलंकार की पहचान और उसका वर्णन कर सकेंगे। तो आइए कविता को हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ कविता है बीती विभावरी जागरी और यहाँ हाशिए पर इसका अर्थ दिया हुआ है। जैसे विभावरी का मतलब होता है रात्रि, अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट, तारा घट तारे रूपी घड़े, उषा का मतलब होता है प्रातः वेला मतलब सुबह का समय, नागरी मतलब स्त्री, खग कुल पक्षियों का समूह, कुल पक्षियों का कलख जो चहचहाट भी कहते हैं इसे, किसलय मतलब कोपले नए नए पत्ते, लतिका का मतलब लता, मुकुल मतलब अध खीरा। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं कविता अपनी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलजय बंद किए, तू अब आ सोई है, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहगरी। अब यहाँ पर ये लिखा गया कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अब हम समझते हैं कि जो बीती विभावरी जागरी है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहे हैं कि ये कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। ये कविता जो जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है लहर, वहाँ से ली गई है। इस कविता में एक सखी दूसरे सखी को संबोधित करते हुए यह कह रही है कि प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है। अब तुम ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। मतलब जो अपनी सुंदरता है, जो तुम्हारी माधुर्य है, उसको लेकर क्यों सो रही हो अभी तक। कविता एक अन्य व्यर्थ अर्थ की ओर भी संकेत करती है। ये कविता जिन दिनों लिखी गई उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज था और आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कवि, लेखक, रचनाकार भी जन जागरण के प्रयास कर रहे थे। मतलब ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे उस समय। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारतवासियों में जागृति लाने के लिए, मतलब उनको जगाने के लिए भारत के उस गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है। गौरवपूर्ण अतीत का मतलब जो भारत, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, उस पास्ट की बात की गई है कि भारत इतना अच्छा था जिसमें लोग अपनी आज़ादी बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इस कविता में भी हमें यह संकेत दिखाई पड़ता है। अंतिम पंक्तियों में अधरों में अमंद राग और केशों में बंद मलयज से इन्हीं बातों का संकेत मिलता है। अब ये क्या बातें हैं, जब हम इसके अंश का व्याख्या करेंगे तब हमें समझ आएगा। कवि ने आह्वान किया है कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब है। मतलब आज़ादी या एक तरह से हमें एक्सप्लोर करना, लोगों को बताना। ये बता रहे हैं कि सभी के पास सामर्थ्य शक्ति होने के बाद भी क्यों सोए हो आप, क्या मतलब है। ताकत है फिर भी सोए हो, जबकि सारे संसार में हलचल हो रही है
तो फिर सो मत जागो। अब अंश 1 हम देखते हैं। आइए इन पंक्तियों का अर्थ सौंदर्य समझने से पहले कुछ बातें जान लें। तो देखते हैं क्या बातें हैं। कहते हैं कि आप जानते ही होंगे कि पहले अधिकांश गांव में पानी लेने के लिए घर से दूर दूर नदियाँ, जो नदी होती थी, कुएं, तालाब पानी से लेकर आते थे, वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ से पानी लेकर आते थे। इधर पौ फटी सुबह हुई, उधर स्त्रियां घड़े लिए पानी भरने को निकली। वह स्थान जहाँ स्त्रियां पानी भरती हैं पनघट कहलाता है। मतलब इधर सूरज निकला नहीं, सुबह हुई नहीं कि उधर स्त्रियां घड़े लेकर पानी भरने के लिए निकल पड़ती थीं। तो यहाँ पर जो स्त्रियां पानी भर रही हैं, स्त्री पानी भर रही है, उसको हम पनघट कहते हैं। आपने कभी रात के अंतिम पहर में, जब रात खत्म होने वाला था, अंतिम पहर में दिन के उजाले को धीरे धीरे फैलते देखा है। अभी सूरज निकला नहीं है पर उजाला होने लगा है। आकाश की कालिमा, आकाश जो अंधे काला होता है, हल्का होने लगता है, धीरे धीरे आसमानी होने लगता है और धीमी धीमी हवा चलने लगती है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, लोग जागकर अपना काम शुरू कर रहे हैं। सूरज निकलने से पहले कि इस समय को उषा या उषा काल कहते हैं। मतलब ये समय का वर्णन किया गया है, उसके हम उषा काल कहते हैं। काल के लिए वेला शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसे आम बोलचाल में बेला भी कहते हैं। जैसे 4 बेला, 2 बेला, 3 बेला, है ना, इस तरह से आप सुनते होंगे 2 बेला। काल पुल्लिंग शब्द है, काल जो है वो पुल्लिंग शब्द है और बेला या वेला जो है वो स्त्रीलिंग है। चूंकि यहाँ उषा का मतलब फीमेल, स्त्रीलिंग के विषय में बताया गया है, इसलिए प्रातः काल के स्थान पर प्रातः वेला का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा। कविता में अक्सर किसी के सौंदर्य वर्णन के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है। जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय तथा जिससे समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अगर उपमेय और उपमान की यह समानता तुलना के रूप में आती है तो उसे उपमा अलंकार होता है। तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जब दोनों के बीच कोई भेद ही नहीं रहता तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। भेद का मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता। इन पंक्तियों में अंबर, तारा, उषा में क्रम से पनघट, घड़ा, नागरी मतलब स्त्री का इस तरह से संबंध स्थापित किया गया है कि उसके बीच कोई भेद ही नहीं रह गया। इसी को उपमेय में उपमान का आरोप कहते हैं। अगर हम इनकी अलग अलग सारणी बनाएं तो इस तरह से होगी। उपमेय इधर है, उपमान इधर है, इधर हमारा उपमेय हो गया और इधर हमारा उपमान हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर अंबर, उपमेय अंबर मतलब आकाश, उपमान क्या है, पनघट, तारा, घट, घड़ा, उषा मतलब नागरी। आगे देखते हैं हम। अब बीती भारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उठ या उठ, उषा जागरी। इन पंक्तियों का क्या मतलब है देखते हैं हम। तो जो हमने अभी कविता पढ़ा उसको 3 पंक्तियों में हम पढ़ेंगे, ये बता रहे हैं। तो प्राकृतिक 3 पंक्ति जो है उसका हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब बीती भारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उठ, उषा नागरी का मतलब देखते हैं। एक स्त्री पनघट पर पहुंचकर घड़ा डुबो रही है। स्त्री है, उषा, पनघट है, आकाश है। स्त्री है उषा, पनघट है आकाश और घड़ा है तारा। अर्थात उषा आकाश में तारों को डुबो रही है। अर्थात क्या हुआ, सुबह हो रही है, आकाश में तारे डूब रहे हैं। अब हम हाशिए पर दी गई पंक्तियों के अर्थ को उनके सौंदर्य के स्थान पर समझने का प्रयास करते हैं। अब जो हमने भी पढ़ा कविता उसको हम समझते हैं। एक साखी दूसरी साखी से कहती है, हे सखी उठ, मतलब बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरे से कहती है कि हे साखी उठ, अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घोड़े को डुबो रही है। अर्थात क्या हुआ कि उषा काल हो गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। आप जानते हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है, इसलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी भरने के घाट मतलब पनघट के रूप में की गई है। आकाश का रंग बदल रहा है और तारों की झिलमिलाहट भी हल्के हल्के लुप्त हो रही है, जैसे घड़ा दिखते दिखते गुड़प से पानी के अंदर डूब जाता है। इन पंक्तियों का सौंदर्य इस बात में निहित है या समाहित है कि सुबह के दृश्य का वर्णन आम जनजीवन के कार्यों से जोड़ते हुए किया गया है।
सुबह सुबह नदी, तालाब या कुओं पर जाकर पानी लाना ग्राम जीवन में एक आम क्रियाकलाप रहा है। नॉर्मल सी लाइफ है इनकी। अब टिप्पणी देखते हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में व्यवहार करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए भोर के समय उषा के उदय, मतलब जब उषा का उदय होता है, और तारे के छिपने का वर्णन करने के लिए उषा को एक स्त्री माना गया है जो आकाश रूपी पनघट में तारों के घड़े डुबोती जा रही है। अंबर पनघट नागरी में रूपक अलंकार है क्योंकि अंबर में पनघट का, तारों में घड़ों का और उषा में स्त्री का आरोप किया गया है। प्रातःकालीन मानवीय गतिविधियों के आधार पर सुबह होने के दृश्य का चित्रण सराहनीय है, तारीफ के काबिल है। क्रियाकलाप देखते हैं। 17.1 कह रहे हैं कि कवि उनके आसपास, ये कवि अपने आसपास की घटनाओं को देखकर कुछ नवीन कल्पनाएं करते हैं, कुछ नई कल्पनाएं करते हैं, नई सोच आती है उनके दिमाग में। इसे उनका सृजन कौशल भी कहा जाता है। जैसे इस कविता में आकाश को पनघट मानकर उसमें तारों को डुबोने की कल्पना, पानी भरती नारी के रूप में उषा को देखना आदि। आप भी चांदनी रात के बारे में सृजनात्मक चिंतन करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे क्या मैंने लिखा है, चांदनी रात अत्यंत शीतल है, मतलब बहुत ठंडी है, चारों ओर दुधिया रोशनी फैली हुई है, आकाश में छिटक तारे वातावरण को और भी मनमोहक बना देते हैं। फूल पत्ते पेड़ पौधे सब प्रसन्न होकर घूमते गाते नजर आते हैं। झिंगूर भी गुंजार करके सुर मिलाकर इस शीतल रात की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो रात में झिंगूर की आवाज आती है ना, टर टर, वो कह रहे हैं यहाँ पर। ठंडी मंद बयार मन को मोह लेती है। चलो आगे चलते हैं। अंश टू कहाँ है? खग कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा, लोहित लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रातःकाल हो गया है। इस तथ्य मतलब इसके मतलब पर बल देते हुए सखी कहती है कि पंछियों के कलरव का मतलब होता है चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है, और कोम्पल के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोम्पलें थिरकने लगी हैं। और सुनो, ये लता भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में एक नया रस भर लाई है। कली से फूल बनने की प्रक्रिया में अधखिले फूल की आकृति कलश यानी गगरी जैसी होती है, और बीच में ताजा रस से पूर्ण पराग होता है। अतः यहाँ अधखिले फूल और रस से भरी गगरी की समानता के आधार पर सुंदर रूपक बन पड़ा। आइए एक बार फिर से इस अंश के सौंदर्य को देखते हैं। कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, मंद हवा बहने लगती है, और इससे या उससे पेड़ पौधे फूलों में हलचल पैदा होती है। इसी दृश्य का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। पंछियों के चहचहाने को कलरव कहते हैं, कलकल या रव यानी कलकल की आवाज। इसी कलकल को यहाँ कुल कहा गया है। कुल का एक और अर्थ होता है समूह, खगकुल यानी पंछियों का समूह, ठीक है। इतनी सी बात को कवि ने बड़ी सुंदरता से उपमानों के सहारे व्यक्त किया है, बड़ी अच्छी बात है। कुल सा पर ध्यान दें। उषा नागरी अंबर रूपी पनघट में तारा घट डुबो रही है। पानी में डुबोकर घड़ा भरते समय जो कुल की आवाज होती है वह खगकुल अर्थात पक्षी समूह के कलरव से व्यक्त कर रही है। इसलिए कहा है कुल सा बोल रहा। घड़ा भरने के बाद उसे कमर पर रखे हैं लतिका नए रस से भरी गागर लेकर चली आ रही है। इसका मतलब आगे चलते हैं, टिप्पणी करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह लतिका भी भर आई है में लता को उषा के ही समान स्त्री रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि मुकुल मतलब अधखिले फूलों में रस की छोटी छोटी गगरियों का आरोप किया गया है। गगरी होता है ना घड़ा, जिसको कहते हैं पानी भरते हैं, मिट्टी का बर्तन। चलो थर्ड देखते हैं। खग कुल सा में कुल की बार बार आवृत्ति होने से मतलब बार बार रिपीट होने से अनुप्रास अलंकार है। तो हमने क्या देखा? मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अगर आपको कम समझ आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लो। अब आगे देखते हैं। खग कुल में कुल शब्द का अर्थ है समूह या परिवार, और कुल का अर्थ है कलरव। जहां एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, हर बार अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है।
तो हमने मानविक अलंकार देखा, रूपक देखा, अनुप्रास देखा और यमक अलंकार देखा। अब हमारा आता है पाठगत प्रश्न 17.1 कै में कह रहे हैं कविता में भोर के चित्रण के माध्यम से सखी को जागने के लिए कहा गया है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं सही का। सुबह पानी भरने वाली स्त्री है, आकाश घड़ा है और तारा पनघट, तो ये गलत है। हमने तो कुछ और पढ़ा था ऊपर। गह लताओं में लगे अधखिले फूल, पराग रस से भरे कलश है, हाँ जी बिल्कुल यही पढ़ा हमने। उषा रूपी नागरी सो रही है, कविता में उसे जगाने का प्रयास है, तो घ हमारा गलत है, प्रयास नहीं है यहाँ पर। सखी सोई है इसलिए उसकी केश राशि ने सुगंधित वायु को बंदी बना रखा है, तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया मिलान करने वाला। कह रहे हैं दूसरे कॉलम में क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो पहला क्या है यहाँ पर, अंबर। अंबर को किससे किया गया है, तो आप कभी अगर आपको कम समझ आ रहा है तो एक बार आप पीछे से मैच कर लो जो हमने पढ़ा है पहले। तो यहाँ पर देख लो अंबर जो है वो पनघट से मैच करना चाहिए, क्योंकि अंबर का जो रिलेशन है, संबंध है, वो पनघट से है। उसके बाद आपका दूसरा है तारा, तारा का है घट से, ठीक है। उसके बाद आ गया उषा, उषा का है नारी से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया अधर, अधर आपका चौथे नंबर पे है, वो आपका है अधर का राग से। फिर उसके बाद आपका आ गया अलक, अलक का है मलेज से, ठीक है। और आँख का है विहग से, आँख का विहग से। तो आगे चलते हैं हम अंश तीसरा देखते हैं यहाँ पर। आइए इस कविता की शेष पंक्तियों को फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्या है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपनी क्रिया क्लाप या व्यापारों में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाली राग लिए हुए और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आंखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। इसका मतलब है कि तेरे होठों पर वह राग, मतलब वह प्रेम है जो कभी कम नहीं होता। सुवासित वायु तेरी केश राशि की बंदी है, फिर भी तू अपनी अलसाई आंखें लिए निद्रा मग्न है। अगर तू उठे तो प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंग और उल्लास से और अधिक निकर उठे। राग का जो मतलब होता है क्या होता है, प्रेम। इसलिए अर्थ यह भी हो सकता है कि तेरे अधरों पर प्रेम से भरी कभी हल्की न पड़ने वाली मुस्कान है। दूसरी ओर प्रातःकाल बहने वाली सुसंगीत या सुगंधित वायु को तुमने अपनी अलकों मतलब केशों बालों में बांधा हुआ है। इसी प्रकार तुम मानो सुबह के प्रमुख लक्षणों को भी या को ही बांधे हुए हो और अब तक अलसाई हुई सो रही हो। उन्हें मुक्त करो और सुबह होने दो। टिप्पणी देखते हैं। राग का अर्थ है संगीत में प्रयुक्त राग भी होता है और अनुराग प्रति प्रेम आदि भाव भी। विहाग एक राग का नाम है जो रात्रि में गाया जाता है। आंखों में भरे विहागरी से तात्पर्य आंखों में रात की आलस, जो रात में मेहनत करके आलस से भरी हुई खुमारी ली हुई तुम सो रहे हो, यही इसका मतलब था। अब क्रियाकलाप है। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष। विशेष मतलब जिसके बारे में बताया जाता है। कविता में विशेषता बताने का तरीका थोड़ा भिन्न है। यहाँ यह काम उपमा द्वारा किया जाता है, इसलिए वहाँ जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान, और जिसके लिए उपमान का प्रयोग किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय और उपमान के इस संबंध से या संबंध को कवि कई रूपों में प्रस्तुत करते हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं। उपमेय की उपमान से तुलना उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सारिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। दूसरा है उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। उपमेय में उपमान की संभावना अगर पॉसिबिलिटी हो जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील परिधान बीज सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीज गुलाबी रंग।
नीले वस्त्रों के बीच अधखुला कोमल अंग इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में बिजली का गुलाबी फूल खिला हो। संभावना व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। संभावना को व्यक्त करने वाले शब्द क्या है? मनु मतलब मानो, जनु मतलब जानो, जैसे आदि। तीसरा है उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो उपमेय और उपमान का भेद समाप्त होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो फिर आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमेय और उपमान का उल्लेख करते हुए अलंकार बनाइए या अलंकार बताइए। तो हम अलंकार आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है मैंने, काव्य पंक्ति, उपमेय, उपमान, अलंकार। तो आप यहाँ से पढ़ के इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भाव सौंदर्य। आपने गीत के भावार्थ को 3 अंशों में समझा है। पहला अंश जो है वो बीती उषा नागरी गीत का मुखड़ा है और शेष दोनों अंश खगकुल, रस गागरी तथा अंधेरों में से लेकर विहागरी गीतों के 2 बंद हैं। आइए गीत के भाव को समग्रता से समझने के लिए मतलब इकट्ठा करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल इस गीत की पहली पंक्ति सिर्फ एक कथन है, रात बीत चुकी है जाग। आप देखेंगे कि पहले वाक्यांश में प्रकृति है और दूसरे में मनुष्य, जहाँ सखी के लिए उद्बोधन किया गया है, बताया गया है। इस पूरे गीत में प्रकृति और सखी मतलब दोस्त आली की परस्पर स्थिति का अंकन किया गया है और सखी को प्रकृति के अनुकूल सक्रिय होने की प्रेरणा, मतलब जैसे जैसे प्रकृति हो रहा है वैसे वैसे तू भी हो जा बहन, इस तरह की बात की जा रही है। जरा बॉक्स में दी गई तुलनात्मक स्थिति पर ध्यान दें, मतलब आगे बॉक्स हम देखेंगे वहाँ पर तुलनात्मक स्थिति उस पर ध्यान देंगे। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर सखी और बीच में तुलना के बिंदु या स्थितियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ ये प्रकृति है, दूसरी तरफ सखी है और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ये बीच में ये क्या तुलना वाले हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर बीती विभावरी और इसका मतलब क्या, सखी के लिए जागरी। अब तुलनात्मक क्या है, अंधकार प्रकाश से हो रहा है। यहाँ पर अंबर पनघट का तू अब सोई है आली, है ना, ये सक्रियता निष्क्रियता की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं हम। गीत के पहले बंद में प्रातः वेला का सुबह, है ना, सुबह मतलब सुबह के सौंदर्य का वर्णन किया गया और उसकी हलचल का चित्रण है, मतलब सुबह सुबह क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसका चित्रण किया गया है। गीत में किस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण किया गया आप भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ रूपक अलंकार का भी कविता के लिए जो प्रयोग किया वो प्रभावशाली बनाता है और इसकी जो गतिविधियां हैं वो अटल हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं, क्या समझ सकते हो। गीत में सुबह होते ही तारों में आकाश पे डूबने, पक्षियों के चहाने, मंद मंद भवन के बहने और लताओं में पुष्पों की रस युक्तता को बताने के लिए मानवीकरण का उपयोग किया गया है। प्रकृति की यह क्रियाकलाप हमें अंधकार से प्रकाश, निष्क्रियता से सक्रियता और सन्नाटे से स्वर, स्थिरता से गति और रिक्तता से रसमयता की ओर जाने का संकेत देते हैं। मतलब बंद से खुले की बात हो रही है हर जगह। जैसे अंधा था मतलब अंधकार था, प्रकाश मतलब रोशनी होगी, जो निष्क्रिय था अब सक्रिय हो गया, सन्नाटा था अब आवाज़ आने लगी, जो रुका था गति में हो गया, खाली था भर गया, है ना। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरे बंद में आली मतलब सखी से कहा गया है कि प्रकृति की संदेश को जानो और उठो, मतलब प्रकृति के हिसाब से ही चलो, तुम प्रकृति की तरह तुम भी सक्रिय बनो। तुम्हारी आंखों की खुमारी में जो रसमयता है ना, अलकों में जो सुगंधित वायु यानी गतिमयता है, अंधेरों में जो स्वर है, ये सब तुम्हारे सोने के कारण बंदी है। जाग कर इन्हें उन्मुक्त करो और जगत में अपनी सक्रियता के सौंदर्य से प्रकाश फैला दो। प्रस्तुत गीत में प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए उद्बोधन किया गया है, लेकिन उद्बोधन के साथ साथ प्रकृति और स्त्री के सौंदर्य और इन दोनों के सौंदर्य का संबंध चित्रित है। अब भाषा सौंदर्य देख लेते हैं। यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। आज हिंदी की मानक भाषा है, ठीक है, हिंदी की जो मानक भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली तो है। इसी भाषा में आज हिंदी के प्रमुख कवि, उपन्यासकार, कविकार, निबंधकार, नाटककार अपना साहित्य रच रहे हैं। ठीक है, इस कविता में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, मतलब तत्सम शब्द बहुत यूज किए गए हैं। यह शुद्ध साहित्यिक भाषा में रची गई है। कवि ने मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, यमक और सार्थक, सहज और प्रभावी प्रयोग से कविता को इतना हृदयग्राही बना दिया है, मतलब हृदय में, दिल में समा जाने वाली बातें बना दी है कि यह संस्कृति निष्ठा भाषा होने पर भी कहीं दुरूहता और जटिलता नहीं आई है, मतलब बहुत ईजी है ना। अच्छा, इसके विपरीत समासयुक्त शब्दों का भी प्रयोग गंभीरता से है।
चलो अब बीती विभावरी जागरी में कह रहे हैं कि सार्थक और सहज प्रयोग हुआ है, देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी रूपक अलंकार है ना। खग कुल 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 सा बोल रहा अनुप्रास और यमक अलंकार है। मधुमुकुल नवल रस गागरी अनुप्रास और रूपक अलंकार है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कह रहे कविता में अद्भुत संगीतात्मक है, इसलिए इसे गाया जा सकता है ठीक वैसे ही जैसे आप गाने गाते हो। अब यहाँ पर 17.2 का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहे हैं कि इस कविता का भाषा क्या है, ये कविता का भाषा आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि संस्कृतनिष्ठ है ना, उर्दू है, सरल है, मिली। तो यहाँ पर क्या संस्कृतनिष्ठ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कविता में मुख्य रूप से किसके सौंदर्य का वर्णन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किसका, प्रकृति के, है ना, सौंदर्य का वर्णन है। आपने क्या सीखा देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी भोर के सौंदर्य पर रचित एक कोमल रागात्मक कविता है, जिसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर करके मानवीकरण किया है, मतलब इंसानों से कंपेयर करके बताया गया है, मानवीकरण किया गया। मतलब कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के लिए उद्बोधन किया गया है कि जागो और तुम बढ़ो, भारत को आज़ाद कराओ। कविता में कवि ने मानवीकरण, यमक, रूपक, अनुप्रास अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। अंबर पनघट ताराघट उषा नागरी मधुमुकुल नवल रस गागरी के रूपक में रूपक का और खग कुल कुलकुल सा में अनुप्रास तथा यमक का सौंदर्य उषा को नागरिक के रूप में कार्य करते हुए चित्रित करने से मानवीकरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की पहचान उपमेय और उपमान के संबंध के आधार पर होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। योग्यता विस्तार देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। 1889 से 1937 तक, मतलब ये जन्म है और ये मृत्यु दिवस ईयर है, साल है। जन्म काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। बचपन में पिता का देहावसान हो गया, है ना, हो जाने से बहुत सी विपरीत घरेलू परिस्थितियों के कारण इनकी शिक्षा जो है मुख्यतः घर पर हुई। फिर भी इनका बचपन जो है धन वैभव के विलासपूर्ण वातावरण में बीता, मतलब अच्छा खासा पैसा था इनके घर में, किंतु बाद में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, पैसे की कमी हो गई। विविध आर्थिक पारिवारिक संघर्षों के बीच धैर्यपूर्वक सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ठीक है, इन्होंने उच्च कोटि के काव्य, नाटक और कथा साहित्य के हिंदी को समृद्ध किया। अब यहाँ पर थोड़ी शुद्ध हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। करें अलग अलग जो परेशानियाँ आई पैसों की, उससे इन्होंने स्ट्रगल किया और बहुत पेशेंस रूप से घर की जिम्मेदारियों को निभाया और बहुत अच्छी क्वालिटी की काव्य, नाटक और कथा साहित्य को हिंदी को समृद्ध किया। हिंदी से समृद्ध किया मतलब हिंदी के भाषा में, ब्रज भाषा में अच्छा लिखा इन्होंने। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रसाद जी पहले ब्रज भाषा में लिखते थे। ब्रज भाषा में रचित इनकी रचनाएं चित्राधार में संग्रहित हैं। खड़ी बोली में रचित इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कृतिकाएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। प्रथम कोटि के कवि होने के साथ साथ प्रसाद जी उच्च कोटि के नाटककार और उपन्यासकार भी थे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, जन्मेजय और नागयज्ञ आदि इनके नाटक हैं और प्रमुख उपन्यास हैं। तितली, प्रसाद जी ने कामायनी में भी उषा का सुंदर मानवीकरण किया है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है आपके लिए, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अंतर्निहित का मतलब होता है अपने अंदर समाना। ठीक है, तो अब पाठांत प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके कितने 6-7 क्वेश्चन इसमें हैं और अगले पेज पर आपके हैं 8 क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको लिख देता हूँ। अब क्रियाकलाप जो 2 था, आप जानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों का विशेषण कहते हैं, है ना। इसका आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हो। उपमेय और उपमान ये है ना, पहला दूसरा ये है, ठीक है, उसके बाद तीसरा ये है। तो आगे चलते हैं हम अपना पाठांत प्रश्न। इस कविता में जागरी किसके लिए आया, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हो, साकी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका, भोर के समय तारों के डूबने और पक्षियों के कलरव को लेकर कवि ने क्या कल्पना की है। तो जो कल्पना की है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो डूब गए हैं से लेकर सुबह से लेकर गूंज उठती है तक, यहाँ तक। उसके बाद प्रश्न 3 है, नायिका और प्रकृति में कवि क्या देखता है, उसकी सौंदर्य दृष्टि आपको कितना प्रभावित करती है। तो उषा नायिका जो है वो, उसके बाद साकार उठता है
आंसर ये रहा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आंखों में भरे विहागिरी का विश्लेषण करते हुए इसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका सौंदर्य स्पष्ट है, यहाँ से लेकर निखर उठे, फिर उसके बाद राग से लेकर सो रही है तक। अब प्रश्न पांचवा है, प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संकेत करती है, इसके राष्ट्रीय पक्ष को प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, यह तो सभी जानते हैं से लेकर सो मत जागो। तो वीडियो को पॉज करके जितना आप कर सकते हो। प्रश्न 6 है, अधखिले फूल व रस भरी गगरी की समानता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यह लता से लेकर गया, फिर यहाँ लता से लेकर अलंकार है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इस कविता में क्या प्रमुख है ना, प्रकृति चित्रण या राष्ट्रीय उद्बोधन। तर्क सहित विचार प्रस्तुत करना है। तो आंसर है हमारा उत्तर है, प्रस्तुत कविता में साधारण तौर पर जो सुबह का सौंदर्य वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में कवि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए जनता को पौरुष को जगाना चाह रहा है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद 8वां है, निम्नलिखित उदाहरण को बताइए और कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो पहला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर क्या है, च वाले वर्ड आ रहे हैं, तो क्या अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी में अनुप्रास के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, कंकन किंकिनी है ना, तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर कर रहे हैं ना, है ना, रूप से कंपेयर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग वाह पाओ बौराए। मतलब यहाँ पर कनक कनक 2 बार यूज हुआ है। एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। जो खाता है वो बिल्कुल बौरा जाता है, और जो जिसको पा जाता है वो भी बौरा जाता है। धतूरा जैसे एक पेड़ होता है, उसका बीज अगर खा लोगे, उसका फूल खा लोगे, फूल का मतलब कि उसका जो फ्रूट्स होता है वो खा लोगे तो बौरा जाओगे बिल्कुल। उसकी पत्तियां भी बड़ी खतरनाक होती हैं। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। मतलब 2 सेम आ गए, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसलिए यमक अलंकार है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, देख लेते हैं यहाँ पर। इस कविता में भोर के माध्यम सौंदर्य चित्रण का प्रमुख उद्देश्य किसको जगाना है, प्रेयसी को, प्रेमी को, है ना। इस तरह से यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 7वां क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ की है से लेकर सौंदर्य खत्म। फिर 9वां क्वेश्चन आपका ये आ गया। फिर उसके पाठ है च तक, फिर उसके अंग तक, उसके बाद च तक यहाँ आंसर। फिर 10वां क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, अंग तक, फिर उस कवि का आंसर यहाँ पर अंग तक। फिर उसके बाद 11वें क्वेश्चन में, बीती भारी जागरी कविता के आधार पर बताइए कि यहाँ कवि भोर के सौंदर्य का चित्रण करते हुए किसे जगाने को संकेत कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर। यहाँ कविता में जयशंकर प्रसाद रात्रि में व्यतीत होने प्रातः उषा काल के सूर्य किरणों के प्रस्फुरण से जिस तरह सफर होने का संकेत दे रहे हैं, उसका सीधा अवसर जो है सखी को जगाने का है। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, किस समय जगाने की बात हो रही है। तो तारक गणों जगमगाती रात बीत चुकी है ना, सोने का समय नहीं, उठो। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। 13वां क्वेश्चन देख सकते हो आप इसी तरीके से। 14 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। 15वां क्वेश्चन है, 16 है, 17 क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है ये। और उसके बाद आपका आगे चलते हैं, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। 21 क्वेश्चन आंसर, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, उसके बाद यहाँ 27, 28, फिर 29, 30, 31, 32, फिर उसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, फिर 41, 42, 43, 44 का क्वेश्चन यहाँ है और आंसर ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 45, 46 और ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, याद कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप ऐसे कर लोगे तो मैक्सिमम नंबर गेन कर लोगे आप। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा
तो फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो आप। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।